हेलो फ्रेंड्स, वरुण साहिवाल दिस साइड। एंड आज हम ऑप्शंस को समझने का ट्राई करेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है, अलग अलग टर्म्स क्या है ऑप्शंस को समझने के लिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या है, अलग अलग फैक्टर्स क्या है कि जो एक ऑप्शन के प्रीमियम को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक ऑप्शन प्रीमियम का अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, और फाइनली हम अपना आज का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे पुट कॉल पैरिटी के साथ। तो आई होप कि आप सबको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस आ जाएगा आज इस वीडियो के बाद, एंड आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले समझने के लिए कि ऑप्शन होता क्या है, राइट। व्हाट इज एन ऑप्शन, व्हाट इज एन ऑप्शन। तो इसको समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल लेने का ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम ये समझने का ट्राई करते हैं। तो जो ऑप्शन है, सबसे पहले क्या है कि सपोज हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट। एक रेस्टोरेंट में गए हैं, तो रेस्टोरेंट में क्या है, पूरा एक ऐसे मेन्यू कार्ड हमारे सामने रहेगा, एक मेन्यू रहेगा ऐसे सामने, बड़ा सा मेन्यू कार्ड है हमारा, और वी कैन इजिली चूज की, राइट, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है उनमें से। सो लेट मी ऑल्सो एंटर दिस रेस्टोरेंट। सो दिस इज मी एंड आई हैव एंटर्ड दिस रेस्टोरेंट, राइट। तो मेरे सामने ये मेन्यू कार्ड है, आई कैन चूज की डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेवरेजेस है, अलग अलग टाइप के, देन डिशेज है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, जो भी मुझे चूज करना है आई कैन इजिली चूज इट, राइट। अब व्हाट आई डू इज आई हैव दिस मेन्यू कार्ड, अलग अलग चॉइसेस लिखे हुए हैं उसमें, एंड आई कैन चूज एनीथिंग। अब ऑप्शन को समझने के ये देखो कि क्या वो रेस्टोरेंट क्या वो बिजनेस ओनर मुझे फोर्स कर सकता है कुछ लेने का? नहीं, पूरी फ्रीडम मेरी खुद की है। आई कैन चूज वॉट आई वॉन्ट टू बाय एंड द रेस्टोरेंट ओनर विल प्रोवाइड दैट टू मी, राइट। कहीं से भी फोर्स नहीं है कि अब मुझे यही लेना है या यही सर्व हो सकता है, राइट। आई हैव कंप्लीट फ्रीडम विद दिस। ऐसे कुछ बहुत सिमिलर टर्म्स में ऑप्शंस भी है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन प्रोवाइड यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब क्या है, एज द कस्टमर आई हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज से बर्गर इन दैट रेस्टोरेंट, राइट। अगर मेरा मन है आई कैन चूज, इफ आई डू नॉट वांट टू डू इट आई वोंट बाय दैट बर्गर, राइट। this is what basically an option is. Option gives the holder of that particular security, that particular option, to exercise that option, but not the obligation to exercise the option. It only provides the right to apply it, to exercise it, but not an obligation. मतलब क्या हुआ कि अगर ऑप्शन की टर्म्स में देखा जाए, जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, मैं उसको खरीद या बेच, कुछ भी सकते, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको खरीद या बेच सकता हूं अपनी मर्जी से। दैट कि मेरे पास राइट है, मेरा मन करे मैं ले सकता हूं, नहीं करे मैं नहीं ले सकता, बट कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता उस एसेट को लेने, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता बर्गर जाके खरीदने का। दिस इज व्हाट बेसिकली ऑप्शन इज। एक फॉर्मल डेफिनेशन देने का चलो ट्राई करते हैं अब इसका। A formally defined option क्या है? It is a financial derivative which provides the holder of that security, which provides holder of that option the right but not the obligation to purchase or sell, whatever be the case, of the underlying asset at the determined price, at or before the determined date. So this is what basically an option is. And ये दूसरे टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव से कैसे अलग है कि सपोज मुझे ऑब्लिगेशन भी होता। अब अगर रेस्टोरेंट ओनर की तरफ से देखे, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन भी है कि अगर किसी ने ऑर्डर करा तो उसको वो देना ही पड़ेगा, दैट ही हैज बोथ द राइट एज वेल एज द ऑब्लिगेशन टू सर्व। ऐसे ही जो भी ऑप्शन, जो भी सपोज हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन भी होता है और ऑब्लिगेशन भी हो, राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होता है उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को फुलफिल करने का। वही ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से देखे, मी बीइंग द होल्डर, मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है बर्गर खरीदने का, बट अगर रेस्टोरेंट ओनर की तरफ से देखे, उसको ये ऑब्लिगेशन भी है कि वो उसको बर्गर देना ही पड़ेगा जब भी कोई उसको ऑर्डर करेगा। I hope this is making sense. You are able to understand कि हाँ what is the basic idea of option is. इधर ही फिर फॉरवर्ड आ जाता है। फॉरवर्ड ऑप्शन से हल्का अलग है। फॉरवर्ड में क्या होता है, ऑप्शन और ऑब्लिगेशन, अपना राइट और ऑब्लिगेशन दोनों एग्जिस्ट करता है, राइट। अब गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, लेट अस ट्राई टू डिफाइन व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद ऑप्शन। टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग एक मिले इसका। टर्म्स क्या क्या है, तो जो बेसिक टर्म्स है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। स्ट्राइक, स्पॉट, एक्सपायरी, इसको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन मार देते हैं, कर देते हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज जो हमें देखना है वो है पार्टीज इन्वॉल्व, दैट इज द बायर और द होल्डर, एंड द अदर इज अपना द
seller or the writer. ठीक है, these are the parties involved. Right? Let me just put it here, parties. Cool. So these are the basically two major parties that are involved in any option transaction, and there are few terms. Let us try to understand this. So जो for this discussion, for today's discussion, let us take for example जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है वो एक कंपनी का स्टॉक है. सपोज हमारी कंपनी है जो स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है एट 100 रुपीज पर स्टॉक, राइट. जो उस स्टॉक का आज का वैल्यू है दैट इज नोन एज स्पॉट वैल्यू, द स्पॉट प्राइस, राइट. और इसको हम डिनोट करते हैं एस नॉट के साथ, S0 S नॉट के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, राइट. अब जो हमने डिस्कशन करा है कि सपोज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को हम ये इस डिस्कशन में आते हैं कि इस ऑप्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर वो अपने डिस्कस कर रहे हैं. एंड एक हफ्ते के बाद मतलब कि 8 जनवरी को हम देखेंगे कि अपना जो लास्ट डे रखेंगे इसको, जो पूरा ऑप्शन है कि एक हफ्ते बाद मतलब 8 जनवरी को जो भी प्राइस होगा उसके बेसिस में हम सेटलमेंट करेंगे. तो जो 8th January, that is the expiry date, that is the last date on which the entire option can be exercised. And जिस प्राइस में हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, जिसको के साथ डिनोट करते हैं. मतलब क्या, सपोज 100 में ट्रेड कर रहा है आज के दिन में, एंड हम वी गेट इनटू दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन की हम 110 में बाय सेल करेंगे, वॉट एवर बी द टाइप ऑफ द ऑप्शन वो डिस्कस करते हैं. 110 में सेटल करेंगे 8 तारीख को. तो जो 110 इधर दैट इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस, एंड जो 8 तारीख दैट इज अ एक्सपायरी डेट. फाइन, आई होप दिस मेक सेंस. एंड दो पार्टीज इन्वॉल्व है, द बायर एंड द सेलर. मतलब बायर जो कि वो ऑप्शन खरीदेगा एंड द सेलर जो कि उस ऑप्शन को लिखेगा, राइट. वो ऑप्शन जैसे कि इसमें मेन्यू कार्ड इधर लिखा गया था, इसको ही ऐसे समझो, द रेस्टोरेंट इज द राइटर ऑफ दैट ऑप्शन, द मेन्यू इज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड मी आई एम द होल्डर ऑफ दैट ऑप्शन, राइट. यू कैन फॉर अंडरस्टैंडिंग से यू कैन से कि यू होल्ड दैट मेन्यू, हेंस दिस इज द ऑप्शन दैट यू कैन होल्ड, एंड बिकॉज यू आर होल्डिंग यू आर द होल्डर ऑफ इट. तो व्हाट इज हैपनिंग की जो राइटर है दैट पर्सन विल write this particular option, and that individual will have the right as well as the obligation to fulfill this particular contract. अगर जो होल्डर है वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन होल्डर के पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है पूरे इसको एक्सरसाइज करने का. अगर उसका मन करे वो एक्सरसाइज करेगा, नहीं मन करेगा तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा. दिस इज द वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ दिस. तो कोई भी इस पूरे एक्सरसाइज में आएगा क्यों, कोई भी इस एक्सरसाइज में आएगा नहीं. अब हम उसको समझने का ट्राई करते हैं. तो हो क्या रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बेस में समझने का ट्राई करते हैं. तो अभी हमने कहा कि दो तरीके से मूवमेंट हो सकती है, दो एक्टिविटीज हो सकती है, राइट. दो एक्टिविटीज हो सकती है. इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूं. दो एक्टिविटीज हो सकती है, या तो मैं इसको बाय कर सकता हूं या फिर मैं इसको सेल कर सकता हूं. जो बाय है उसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, और जो सेल है उसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन. अब इसको समझे कैसे, तो बहुत सिंपली, व्हाट डज अ कॉल ऑप्शन से, व्हाट डज अ कॉल ऑप्शन सजेस्ट अस. A call option is nothing but the right, but not the obligation for the holder of that option to buy this particular underlying asset at or before the expiry date, whatever be the type of that option, at the strike price, right. और सेल पुट ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या कहते हैं कि द होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द डिटरमाइंड प्राइस एट और बिफोर द एक्सपायरी डेट, एट और बिफोर के ऊपर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. तो मीनिंग क्या है कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा S नॉट इक्वल्स टू 100 है और हमारा K इक्वल्स टू 110 है. तो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी और हमने डिसाइड करा कि 8 जनवरी को ये एक्सपायर करेगा हमारा ऑप्शन, राइट. हमने ये अभी डिसाइड करा था, राइट. तो 8 जनवरी को वॉट एवर बी द प्राइस, जो होल्डर है यानी कि मेरे पास अगर ये ऑप्शन है तो मैं 110 में इस एसेट को मैं सेल कर सकता हूं. जो अंडरलाइंग एसेट है उसको मैं सेल कर सकता हूं अगर पुट ऑप्शन है, और उसको बाय कर सकता हूं अगर कॉल ऑप्शन है. लेट्स टेक कॉल ऑप्शन फॉर दिस डिस्कशन. मेरे पास ऑप्शन है 110 में परचेज करने का, वॉट एवर बी द ऑन गोइंग प्राइस. वो 10 रुपए भी हो सकता है, स्टॉक की वैल्यू 2000 भी हो सकता है, बट आई कैन परचेज इट एट 110. दिस इज वॉट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स. अब when it will make sense for me to exercise the option and will it not make sense for me to exercise this option,
राइट। अब हम ये समझने का ट्राई करेंगे। कुल, तो मैं एक नया स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसमें आप सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन विल इट मेक सेंस एंड विल इट नॉट मेक सेंस व्हेन टू एक्सरसाइज। तो वही अपना एग्जांपल लेते हैं। एस नॉट सपोज 100 है एंड के हमने लिया 100 है। फॉर दिस लेट अस अज्यूम टाइम पीवी एग्जिस्ट नहीं करता, दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर क्या आर हमारा 0 है। बाद में इस एग्जाम्पशन को रिलैक्स करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये लेकर चलते हैं। कुल, तो एक बार मैं आप टाइमलाइन क्रिएट कर देता हूँ। टाइमलाइन, ये हमारा टाइमलाइन है। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर ताकि नजर आ जाए आप सबको एंड डन। अब मैं इसमें टाइमिंग सेट कर देता हूँ। टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 वो इधर है। टी इक्वल्स टू 7 एक बार कर रहा था, 7 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने वो अभी अज्यूम कर रहा था, राइट। अभी हमारा इसमें प्राइस क्या है, इसमें है एस नॉट इक्वल्स टू 100 एंड हमने के इक्वल्स टू 110 पे करा था। सपोज एस टी में इसकी वैल्यू हो जाए 120। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर 120 हो गया तो हम क्या कह रहे हैं कि 120 है कि ऑनगोइंग प्राइस एंड आई हैव द ऑप्शन टू बाय इट एट 110। क्या मैं इसको परचेज करूंगा? नहीं, मैं 110 में परचेज करके 120 में सेल कर सकता हूं। तो डेफिनेटली आई विल गो विद दिस पर्टिकुलर आइडिया, राइट, क्योंकि मैं 110 में परचेज करके 110 में परचेज 120 में जाके मार्केट में सेल कर दूंगा। तो मतलब, तो अगर इसको अब हम लिखना चाहे तो अगर एस टी इज ग्रेटर देन के तो एक्सरसाइज कॉल, यही इसका मीनिंग हुआ, एक्सरसाइज हो जाएगा कॉल, राइट। जो भी हमने अभी देखा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर दो ताकि इधर हम फिट कर सकते एस टी एक्सरसाइज। वहीं अगर सपोज एस टी लेस होता, एस टी अगर लेस होता मतलब कि सपोज वो होता 90 होता, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं 110 में खरीद सकता हूं, लेकिन जब मार्केट ही मुझे 90 में दे रहा है तो वाई विल एक्सरसाइज इज ऑप्शन, आई विल गो टू द मार्केट एंड हेंस नॉट एक्सरसाइज, राइट। इधर से ही हमारे 3 टर्म्स हमारे सामने आती है जिसको कहते हैं इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। तो मैं इधर साइड में इसको अरेंज कर देता हूं। इधर आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी एंड ओटीएम आउट ऑफ द मनी। तो मीनिंग है इन द मनी मतलब इट इज इंटेलिजेंट फॉर मी टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो मतलब व्हेन एस टी इज ग्रेटर देन के देन आई विल एक्सरसाइज दिस कॉल ऑप्शन एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर मी एज द होल्डर। अगर एट द एस टी को कहे तो आई एम इनडिफरेंट, मैं एक्सरसाइज करूं ना करूं आई एम एट द सेम पोजिशन। एंड अगर आउट ऑफ द मनी है तो आई विल मेक अ लॉस बाय एक्सरसाइजिंग इट, जो कि एस टी लेस देन के में मेरा होगा, राइट। तो दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। अगर हम राइटर ऑफ द सिक्योरिटी से देखें तो एग्जैक्टली उल्टा होएगा इसका, कि अगर सपोज ये एक्सरसाइज नहीं होता है तो उसको जीरो मिलेगा, कुछ लॉस नहीं होएगा। लेकिन अगर एक्सरसाइज होता है तो जो मैंने 10 रुपए एज द होल्डर कमाया वो मैं 10 रुपए लॉस के जैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा जीरो सम गेम है। कैसे जीरो सम गेम है? क्योंकि 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, पूरे ट्रांजैक्शन 2 पार्टी से इन्वॉल्व है, राइट, 2 पार्टी से इन्वॉल्व है। अगर कोई खरीदता है, अगर एक का प्रॉफिट है दूसरे का लॉस होगा, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग है। अगर एक्सरसाइज होएगा तो 10 का एज द होल्डर प्रॉफिट आएगा, 10 का लॉस होगा एज सेलर। तो वाई विल सेलर एवर मेक दिस, जब उसको लग रहा है कि क्योंकि उसका तो जीरो आ रहा है पे ऑफ या फिर नेगेटिव जा रहा है, वाई विल एनी पर्सन राइट विद द एक्सपेक्टेशन, दे विल राइट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रीमियम। आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, ये मैं रेड कलर भी कर दूं ताकि अलग से थोड़ा डिस्टिंक्ट दिखे ये, राइट। The expectation of premium motivates me, the writer of that option, to actually write this option. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं T0 जो हमने ये टाइमलाइन क्रिएट करा था, मैं इसको नया पेज में लिख देता हूँ एंड जो एक्सपेक्टेशन है उसको मैं इधर अब एक्सप्लेनेशन के लिए ले आता हूँ। तो T0 पे क्या ट्रांजैक्शन है, एक हमारा बायर राइटर है और एक होल्डर है। जो राइटर हम उसको कहते हैं ही इज टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन एंड जो होल्डर है उसको हम कहते हैं ही इज टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन, राइट। दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी यूज इन दिस लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। राइटर टेक्स द शॉर्ट पोजीशन एंड होल्डर टेक्स द लॉन्ग पोजीशन। कुल, तो एट T0 क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर देते हैं ताकि नजर आए, हाँ ठीक है। एट T0 क्या हो रहा होगा, मैं एक कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका ग्रीन कलर, येलो कलर, ऐसे या ठीक है। तो जो प्रीमियम वो पे कर रहा होगा कौन, होल्डर पे करेगा इशूअर को। तो इसके लिए प्लस सी का फायदा है,
और इसके लिए माइनस सी हो जाएगा, ये सेम चीज। सी क्यों लिखा ये आई विल डिस्कस है। कॉल ऑप्शन के लिए सी लिखा हुआ है, जस्ट टेक दिस फॉर नाउ। एंड विद दिस एक्सपेक्टेशन सी द एंटायर ट्रेड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। एंड अगर सपोज एक्सरसाइज नहीं होता है तो एज द राइटर तो उसका फायदा क्या रहेगा, उसको सी प्रीमियम उसको फ्री में मिल गया एक तरीके से फॉर टेकिंग दिस रिस्क। एंड इफ इट डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, इफ इट डज गेट एग्जीक्यूटेड, तो जो भी लॉस है ही और शी वुड हैव टू बियर दैट पर्टिकुलर लॉस एज द राइटर ऑफ दिस सिक्योरिटी। I hope this is making sense. What is actually happening in this? So, अब let us try to define what are the few very significant terms associated with it. Let me just yeah. So we have understood कि C क्या है, P क्या है and everything. C क्या है, call option क्या है, writer क्या है. तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या मैं इसको एक्सपायरी मतलब 8 तारीख को ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ एज द होल डे, उससे पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ हमारे क्रिएट हो जाते हैं options. So let me just copy paste it here. Yeah. One is European option and one is American option. As such वो country के बेस में it is just the terminology again. And what does this terminology mean? Let me just write it here. European allows for only at expiry. This is what an American a European option suggests only at expiry, whereas American option suggests at as well as at or before expiry, कि कभी भी कर सकते हैं अंडर एन अमेरिकन ऑप्शन। एंड इसमें सर्टन हमारे नोटेशन है, तो अब नोटेशन होते हैं स्पेसिफिक इसके जो हमने सी लिखा था। तो कॉल का स्पेसिफिक नोटेशन है, कॉल प्रीमियम का, एंड पुट का स्पेसिफिक है। लेट मी जस्ट पुट दिस हेयर एंड या दिस इज डन। पुट कॉल का स्पेसिफिक पुट जो हमने सी लिखा था, दिस सी रिप्रेजेंट्स कॉल ऑप्शन अंडर यूरोपियन, स्मॉल सी के साथ इसको डिनोट करा जाता है। वहीं अगर पुट हो तो इसको स्मॉल पी के साथ डिनोट करा जाता है। अगर ये अमेरिकन ऑप्शन है तो इसको कैपिटल सी के साथ डिनोट करते हैं हम, और अगर पुट है तो इसको कैपिटल P के साथ डिनोट करते हैं हम। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, दिस इज व्हाट द जनरल नोटेशन इज विद रिस्पेक्ट टू दिस। कूल। अभी हमने समझ लिया ऑप्शन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या है, हो क्या रहा है पूरे ऑप्शन में। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रीमियम है जो हमने सी पी कैपिटल पी स्मॉल पी ये जो पे कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ कहां से रही है, वेयर डस what factors affect premium, right? मैं इसको सेंटर में ला देता हूं। what factors affect premium, what factors affect premium, affect premium, what factors affect premium। अब हम इसको देखते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस करा, सबसे पहले इनहेरेंटली तो जो बिल्कुल बेसिकली आएगा, क्यों क्या आएगा दिमाग में, क्योंकि ये ऑप्शन है जो एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर है। तो अगर अंडरलाइंग एसेट ही चेंज करेगा तो ऑप्शन भी चेंज होगा। तो वी कैन से दैट अंडरलाइंग एसेट, जो हमारे केस में एस नॉट एसेट था, तो उसके भी अगर वो चेंज करेगा तो डेफिनेटली हमारा प्रीमियम भी चेंज होगा। क्यों? एक कॉल ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो हम अभी तक 100 का वैल्यू लेकर चल रहे थे। 100 है, 110, मैं एज अ कॉल ऑप्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 100 का 110 पार कर जाएगा फ्यूचर में, एंड आई विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। सपोज वो एस नॉट 100 के बदले 105 होता, तो जो मुझे 10 कवर करना था अब मुझे सिर्फ 5 कवर करना है। अब क्योंकि मुझे सिर्फ 5 कवर करना है तो आई एम क्लोजर, द चांसेस ऑफ बीइंग मी इन द मनी इंक्रीजेस, एंड हेंस की वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि अब चांसेस बढ़ गए। एंड दिस इज व्हाट दिस सजेस्ट कि अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो मेरा जो कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। सिमिलरली वी कैन से कि पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जो और ज्यादा दूर चले गए, जो पहले सपोज के 90 हुआ, सपोज दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, तो जो पहले 100 से 90 जाना था -10 होना था, अब वो 105 का -15 होना पड़ेगा। ज्यादा दूर चले गया तो चांसेस रिड्यूस हो गए, एंड दिस इज व्हाट अंडरलाइंग एसेट वुड अफेक्ट। नेक्स्ट कम्स द स्ट्राइक प्राइस अगेन वेरी फंडामेंटल, अगेन बेस्ड अपॉन डिस्कशन। क्यों? अगर वो 100 एंड 110 था उसको 105 कर दूं मैं कॉल ऑप्शन के लिए, आई कैन इजीली से कि अब जो 100 से अब सिर्फ 5 दूर जाना है, चांसेस ऑफ बीइंग इन द मनी इंक्रीजेस, एंड हेंस द स्ट्राइक प्राइस आल्सो मेक्स द प्रीमियम मोर वैल्यूएबल, एंड ऑपोजिट कैन बी सेट फॉर अपना पुट, फॉर द पुट प्रीमियम। नेक्स्ट कम अपना टाइम पीरियड। अभी फॉर दिस डिस्कशन वी टुक द टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक। सपोज मैं आपसे कहूं कि जो हमारा एसेट है वो 100 का है और 2 सेकंड बाद वो 200 को जाए, डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? मे बी नॉट, काफी ऐसे स्ट्रेंज फिनोमेना होगा। बट वही अगर मैं 1 साल का हूं तो यू माइट थिंक ओके
ठीक है 100% इंक्रीज स्टिल डिफिकल्ट बट मे बी इट इज स्टिल पॉसिबल, मोर पॉसिबल देन 2 seconds का सिनेरियो. But you can simultaneously say कि ऐसे तो chances of it say going to zero also increases क्योंकि market supposed to collapse है. Agreed. But at least we can say कि fluctuation हो सकता है and chances increases, and as the time period increases the entire outcomes, the chances, the different outcomes, and hence the chances also affect and the value of the premium also increases. इसी से हम वोलेटिलिटी के बारे में बात कर, वोलेटिलिटी कि अगर मेरा एसेट ज़्यादा वोलेटाइल है, मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है, तो जो मेरा 100 का था वो 110 की एक्सपेक्टेशन है, वो कभी भी 110 आके चाहे नीचे गिर जाए लेकिन 110 पहुंच सकता है, एंड हेंस इट इज मोर वोलेटाइल. एंड जैसे जैसे वोलेटिलिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे हमारा प्रीमियम की वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका डिविडेंड. डिविडेंड या तो अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट कुछ रिटर्न देता हो, सपोज इन द स्टॉक डिविडेंड होता है, तो मतलब क्या है, अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा स्टॉक प्राइस रिड्यूस करता है कि अगर 100 में है 5 रुपये का अगर डिविडेंड दिया तो वो 100 से कम आ जाता है वो जनरली. तो दिस मीन्स कि दिस कैन बी सिमिलरली से सेड रिलेटेड टू एस नॉट वाला था कि जो हमारा 100 से 110 10 का जर्नी था अब वो मे बी 97 आ गया, तो 2 + 10 12 की जर्नी अब 3 + 12 13 की जर्नी अब पूरी करनी है 13, तो इट इज फादर, तो वैल्यू शुड हैव रिड्यूस ऑफ कॉल ऑप्शन. तो अगर डिविडेंड इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन रिड्यूसेस एंड वाइस वर्सा फॉर पुट ऑप्शन. डन. फाइनली लास्ट थिंग दैट वी नीड टू कवर इज इंटरेस्ट rate. Now, interest rate, like in most of discussion, it is considered to be more of a theoretical topic. Practical implications ज़्यादा नहीं है, but anyhow, it is very important for us to actually understand what does it actually mean, interest rate actually mean. तो इसको इस हिसाब से परसीव करो कि हमें स्टॉक खरीदना है, 100 स्टॉक खरीदना है, सपोज 100 रुपये का है तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ. ऑल्टरनेटिवली सपोज प्रीमियम 12 है तो 12 × 100 1200 मैं पे कर सकता हूँ. तो आइदर ऑफ द टू मेरे पास दो ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, तो या तो 10,000 इन्वेस्ट करो या 1200 इन्वेस्ट करो. डेफिनेटली आई कैन गो विद 1200, दैट इज आई कैन इन्वेस्ट देन 8,800 समवेयर एल्स, आई कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स, एंड अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आई गेट बेटर रिटर्न्स ऑन दैट. तो इसको इस हिसाब से परसीव करो कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो आई विल बी मोर रिलेक्टेंट टू गो फॉर दैट स्टॉक परचेज, and hence I will demand the option more. I will demand the option more, and because the demand of option increases, the value of the option also increases. Simple. Yeah, this is what the option premium is all about. The basic various factor that is affecting option premium. And isko one thing that is very important for note here is this is a theoretical discussion that we are doing right now. This is all theory and it has a practical world implications as well. But क्या इसी चीजों से ही हमारा कॉल प्रीमियम डिसाइड होगा? नहीं, इसी इन बातों से सिर्फ डिसाइड नहीं होगा. द हाउ इज कॉल ऑप्शन प्राइस इन द मार्केट, दैट इज सिंपली बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, एंड इट डायरेक्टली डज नॉट हैव एनीथिंग टू रिलेटेड टू दीज फैक्टर्स और द अदर फैक्टर्स एज वेल. दीज आर द इनहेरेंट फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस द प्राइस, बट व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस क्या है मार्केट में. Cool, got it. Now let's move forward with this discussion and try to understand कि ठीक है हमने कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया, फैक्टर्स देखा, तो क्या कुछ बाउंड्री भी है इन चीज़ों की? इज देयर एनी अपर और लोअर लिमिट और बाउंड्री ऑफ प्रीमियम? Let's try to understand this, and for today's discussion we will be looking at European option only, and American option is similar analogy है, but for understanding it is very important to look from the perspective of European option, क्योंकि वो टाइम वैल्यू का it gives that flexibility कि पहले हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सीधा T इक्वल टू जो एक्सपायरी डेट है उसके ऊपर एक्सरसाइज हो सकता है, right? So call and put, right? These are the two. Let me just put the same color. Done. एंड इसके अलावा वी हैव अपर एंड लोअर बाउंड्री, राइट? अपर एंड आई विल जस्ट शेप एंड लोअर, दो बाउंड्री है. अपर को समझना लोअर से थोड़ा सा आसान है, तो लेट्स फर्स्ट लुक एट अपर एंड देन गो ऑन टू लोअर. लोअर के लिए हमें पुट कॉल पैरिटी के ऊपर थोड़ा सा नजर देना पड़ता है, सो आफ्टर दैट वी कैन गो टूवर्ड्स दिस. तो लेट्स स्टार्ट विद द अपर ऑफ कॉल एंड पुट. तो सबसे पहले कॉल देखते हैं. व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? कॉल हम कर क्यों रहे हैं? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं. व्हाई आर वी इवन डूइंग दिस, राइट? मैं एक कलर जस्ट क्रिएटिंग दिस सो दैट आई कैन इजिली राइट इट लेटर ऑन, राइट? cool. So basically कॉल ऑप्शन क्या है? आई एम एक्सपेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, राइट? मैं वैल्यू एक्सपेक्ट एंड मैं ऑप्शन लेना चाहता हूँ, मैं एसेट नहीं खरीदना चाहता.
सपोज सपोज अगर मुझे एसेट खरीदना पड़ता तो फिर क्या होता है, सपोज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता है, ऑप्शन का जो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, देन आई वुड हैव गॉन एंड परचेज द एसेट। तो व्हाट आई एम विलिंग टू डू, आई एम विलिंग टू, इफ आई एम नॉट गिवन ऑप्शन, मैं फिर एसेट खरीदूंगा और एसेट की वैल्यू एस नॉट है, तो आई एम श्योर कि मैं एस नॉट से ज्यादा तो वैल्यू नहीं करूंगा। अगर एस नॉट से ज्यादा मुझे ऑप्शन के लिए देना पड़ रहा है तो इससे अच्छा मैं मार्केट में जाकर ही खरीद लूंगा। एंड वी कैन से देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन दैट इज बीइंग ब्रोकन हियर, कि अगर मेरा कॉल ऑप्शन एस नॉट से एक्सीड करता है, वी कैन से दैट एस नॉट इज द अपर लिमिट फॉर कॉल ऑप्शन। साइमल्टेनियसली हम पुट को अब देखते हैं, पुट को क्या कहते हैं कि व्हाट इज पुट, पुट अलाउज मी टू सेल द एसेट एट द फ्यूचर डेट, के में मैं सेल कर सकता हूं, राइट। अब व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेन फ्रॉम दिस, अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए तो आई कैन गेन के अमाउंट फ्रॉम दिस, तो के माइनस जीरो मतलब के विल बी माई प्रॉफिट। तो व्हाट विल बी माई प्रॉफिट एट टी इक्वल्स टू जीरो, इट कैन नॉट एक्सीड के, मतलब मुझे पता है मैं ज्यादा से ज्यादा के कमा सकता हूं, तो मैं के से ज्यादा पैसे इस चीज के लिए क्यों दूंगा, इट डज नॉट मेक सेंस इन एनी मैटर। तो वी कैन से द के विल बी मैक्सिमम वैल्यू, एंड एज सून एज वी ब्रिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू पिक्चर, हमने आर जीरो लिया था, लेकिन अगर पीवी को हम इंट्रोड्यूस करें ये टाइम वैल्यू में, तो पीवी इक्वल्स टू के, पीवी ऑफ के इज व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, जिसको हम लिख सकते हैं के इंटू e की पावर, e is a Euler's number की पावर minus r into t, where r is the risk free rate, t is the time period, and this is on the assumption of continuously compound हो रहा है, that is why we have taken e. Got it? I think this makes sense. This makes some sense somehow कि we are able to understand कि अगर कॉल ऑप्शन एस नॉट से ज़्यादा अगर हो जाता है तो मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं मार्केट में जाके खरीद लूंगा। और अगर पुट के से ज़्यादा है, आई वोंट इवन गो फॉर दिस, आई वुड रैदर इन्वेस्ट माई मनी समवेयर एल्स। मेक सेंस? अब एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नाउ अंडरस्टैंड कि लोअर लिमिट को कैसे सेट करा जाए। इसके लिए द कंसेप्ट ऑफ पुट कॉल पैरिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट एक बेसिक हम रिस्ट्रिक्शन अपने लिए सेट कर लेते हैं कि क्या लोअर वैल्यू जीरो जा सकती है, जीरो से नीचे नेगेटिव जा सकती है। लेट अस गो बैक टू आवर रेस्टोरेंट वाले एनोलॉजी दैट वी मेड। रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बर्गर खरीद सकता हूं, नहीं, तो अगर सपोज जीरो से मतलब नेगेटिव जाता है, इसका क्या मतलब है कि जो ओनर है वो कह रहे हैं कि आप मेरे से ऑप्शन भी लो, साथ में मैं आपको पैसे भी दे रहा हूं। दैट मीन्स कि आई एम गेटिंग द मनी फॉर इवन बाइंग और हैविंग द ऑप्शन टू बाय दैट पर्टिकुलर बर्गर। ये कब हो सकता है? वेल इट डज हैव सम प्रैक्टिकल सेंस व्हेन दैट कॉस्ट ऑफ कीपिंग दैट बर्गर फॉर मी इज ग्रेटर देन दैट लॉस आई एम फेसिंग, तब तो मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा। बट आई ऑलरेडी नो कि जो मेरा बर्गर है दैट इज जो मेरा स्टॉक है उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है, एक ओपन मार्केट है जहां पर ये ट्रेड हो रहा है, तो मैं सीधा मार्केट में जाके सेल कर दूंगा, तो आई कैन से दैट ये नेगेटिव तो नहीं जा सकता, मिनिमम इट कैन गो इज जीरो, एंड व्हाट एवर द मिनिमम लेवल दैट वी आर एबल टू डिस्कस थ्रू पुट कॉल पैरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। वी अग्री दैट कि जीरो सबसे कम हो सकता है, जीरो से नीचे नहीं जा सकता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज पुट कॉल पैरिटी सजेस्ट, एंड बेस्ड अपॉन दैट आई थिंक वी विल एबल टू मेक द एंटायर कंक्लूजन देन। तो क्या करते हैं, लेट्स जस्ट क्रिएट अ पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस फॉर कन्वीनियंस। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, दो पोर्टफोलियो क्रिएट करना। सबसे पहले लेट मी जस्ट रिमूव एक्स्ट्रा मटेरियल्स फ्रॉम हियर, राइट, कूल, ओके। तो पोर्टफोलियो ए क्रिएट करते हैं, मैं इधर ए लिख देता हूँ, दिस इज पोर्टफोलियो ए। इसमें क्या करें, आई विल बाय अ कॉल ऑप्शन एंड आई विल राइट पुट ऑप्शन। आई विल बाय अ कॉल एंड आई विल दिस, एंड एक हो गया टी इक्वल्स टू जीरो मतलब आज का डेट, और एक है टी इक्वल्स टू टी जो भी हमारा फाइनल एक्सपायरी डेट है उसके बेसिस पे, राइट, कूल। अब इसको हम कंसिडर करते हैं, तो हो क्या रहा है, टी इक्वल्स टू जीरो, तो टी इक्वल्स टू स्मॉल टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देयर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन, दैट इज या तो मेरा एस टी है दैट इज लेस देन हमारा के, या फिर मेरा एस टी जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। इक्वल्स टू इज सिमिलर टू अपना एट द मनी वाला, सो आई एम जस्ट रेफरिंग इट, आई एम जस्ट स्किपिंग दैट हियर, आई एम जस्ट मेंशनिंग एट लेस देन के, otherwise it does not affect our analysis at all. So let me just shift it thoda sa to a because I think it might get cut because of the video. Yeah, I hope this is better now. Yeah, cool. So let me just copy this different color ones and got it, cool.
सो अगर एस, सबसे पहले कॉल ऑप्शन को देखते हैं, अगर मेरा ट्रेडिंग वैल्यू इज लेस देन के तो आई विल डेफिनेटली नॉट एग्जीक्यूट इट, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी टू, बिकॉज इट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर मी, तो वैल्यू इसका पे ऑफ जीरो है। एंड वही अगर ज़्यादा है तो आई विल डेफिनेटली एक्सरसाइज, और मेरा फ़ायदा क्या है, एस टी माइनस के का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें से, आई कैन राइट इट है। वही अगर पुट ऑप्शन है तो क्या होगा, एस टी, तो डेफिनेटली इफ आई वुड हैव बीन होल्डिंग इट तो मेरा फायदा हो रहा होता कितना, के माइनस एस टी का फायदा हो रहा होता, बट बिकॉज आई एम राइटिंग इट दिस वुड कम विद अ माइनस साइन ऑपोजिट, एंड अगर ज़्यादा तो एक्सरसाइज नहीं होएगा तो जीरो रहेगी इसकी वैल्यू। So with this we can create a payoff. What is the k of st minus k? Let me just put this in some other color for distinction. How about purple? Purple. And अगर ये देखो, this is also st minus k. So this is what the payoff will be in future. I will say the payoff will be in future, right? अगर what will be अब t equals to 0 देखते हैं, t equals to 0 में अगर कॉल लिख रहे तो I will get c, this will be this is what I would have to pay, and if I am writing it तो I will get p, this will be the premium that I get p, so this will become c minus p, small c small c minus p, small c minus p. Let me just put this up a little bit ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। cool. Now suppose let us create another scenario. एक और पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, पोर्टफोलियो बी, एंड इसमें क्या करेंगे, आई विल बाय द स्टॉक एंड आई विल बोरो मनी, आई विल बोरो। तो मैं स्टॉक खरीदूंगा तो मेरा आउटफ्लो होएगा एस नॉट का, एंड फ्यूचर में जो भी एस टी होगा वो मेरा इनफ्लो, जो भी मेरा फ्यूचर वैल्यू एस टी वो होगा इनफ्लो। बोरो कर रहे तो मैं फॉर दिस लेटेस्ट से कि मेरा फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना है, माइनस के की पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड वॉट एवर भी तो मुझे माइनस के की पेमेंट करनी है, अज्यूमिंग की टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, एंड इसके वैल्यू अभी मैं के अमाउंट मेरा इनफ्लो हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट के माइनस एस नॉट, दिस इज एस टी माइनस के। वॉट इज हैपनिंग इज मैंने स्टॉक खरीदा है, मैंने आई परचेज स्टॉक, एंड मैंने सर्टन सम ऑफ मनी बोरो करा था, उसको मैंने बैंक में मतलब मैंने इंटरेस्ट रेट में डाल दिया है कहीं पे। अब suppose if we were to consider time value money, so this would have been PV of k, present value of k, just mentioning this to be exhaustive with our discussion, PV of k. Cool. वी कैन से कि फ्यूचर वैल्यू दोनों का सेम है, फ्यूचर वैल्यू के जितने भी पे ऑफ है दैट इज सेम, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू शुड आल्सो बी सेम, प्रेजेंट वैल्यू शुड आल्सो बी सेम ऑफ द टू पोर्टफोलियो। अगर नहीं है तो एक आर्बिट्राज सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। व्हाट डज आर्बिट्राज सिचुएशन में, आर्बिट्राज सिचुएशन मीन कि मैं ओवर वैल्यू जो भी चीज़ है मैं उसको शॉर्ट मतलब उसको सेल करके जो अंडर वैल्यूड है उसको खरीद सकता हूँ और इससे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज व्हाट द आर्बिट्राज मीन इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। तो आई कैन से कि आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हेंस एट द टी इक्वल्स टू जीरो, at t equals to 0, this should be equal at t equals to 0, the portfolio should be equal, portfolio at t equals to 0, portfolio A should be equals to portfolio B, portfolio B. This means जो हमारी ये particular values थी, ये particular purple values थी, these both should be equal. Let me just paste this here. C minus P should be equals to this, should be equals to this, and equality डाल देते हैं, equality, and let me just arrange this for visualization purpose and just stop. Yeah, cool. तो इसको just थोड़ा सा अब हम अगर rearrange कर दें इसको, तो what does this suggest कि C plus S, small c plus S naught is nothing but PV of K plus P. This is what this is suggesting, red color, just to make it a bit different. C plus S naught equals to, इसका मतलब क्या है कि I am creating a portfolio जहाँ पर एक तरफ मैं एसेट खरीद रहा हूँ और साथ ही साथ मैं कॉल ऑप्शन भी खरीद रहा हूँ, एंड दूसरे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं एक पुट ऑप्शन को मैं राइट कर रहा हूँ दिस हैविंग। एंड सपोज कहीं भी अगर डिसबैलेंस है, कोई भी पोर्टफोलियो ओवर वैल्यू हो जाता है, तो मैं उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को शॉर्ट करूंगा और ऑल्टरनेटिव जो दूसरा पोर्टफोलियो उसको बाय करूंगा, एंड ओवरऑल रिजल्टिंग इनटू मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज जो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी माय प्रॉफिट। एंड because this should not exist, this should not exist क्योंकि theoretically दोनों का future value same है, so arbitrage should not exist and this equality should come into existence, and अगर ये नहीं होता तो arbitrage की वजह से this will come into picture, cool.
तो let's bring this back here into this our lower bound discussion. तो suppose let me just copy this here as well. अब we can easily now conclude what will be our various pricing. तो suppose हमारा इसको ही अगर हम let me just write this for now, इसको अगर हम rearrange कर दे थोड़ा सा, तो I can write as C minus P and S नॉट को मैं उस तरफ ले जा C minus P and I can take S नॉट there and S नॉट जाके ये हो जाएगा minus S नॉट cool. So I can say कि अगर मेरा let me just quickly check, let us see C plus S naught PV cool. So this is correct. So we can say कि अगर suppose मेरा put value 0 हो जाता तो मेरा call क्या हो सकता है PV of K minus S naught assuming कि this is the minimum value उसका minimum value of P 0 अगर suppose उसने लिया तो this would be the value of C and suppose हमारा कॉल अगर 0 लेता है तो आई थिंक माइनस पी विल बी पी वी ऑफ के माइनस एस नॉट विच इज एस नॉट माइनस पी वी ऑफ के और वी ensured earlier कि it could maximum go to 0 तो 0 or this max or 0 this and either we can write as again maximum of 0 or this particular value. So this is what a put call parity basically suggests, and using that we can set the upper and lower boundary. Again I would like to just state it in front of you that this is what the theoretical price has come according to our discussion, but it nowhere means that this is what the price will be, the premium will be existing in the market. It will completely depend upon the forces or demand and supply that are operating in the market, and accordingly जो market forces determine करेंगे that will be the premium at which this particular option will be trading, will exist in the market and will be open for अपना negotiation and trade and for contracting. So I hope you got a good idea what options is, basic understand option, what are different terms that is important to understand option, what are the different buy and call option and put option, American option and American option as well as European option. Then comes how will it be exercised, what is the expectation out of this, and then finally we did what are the different factors that affect premium, and uske baad finally we tried to understand ki what will be the boundary of the premium, upper boundary, lower boundary, and simultaneously हमने put call parity को भी understand करके put call parity कैसे achieve करा. And again it is what a very fundamental, again very intuitive once you get the idea how the market is operating. And जैसे ही again in put call parity जैसे market ने कोई भी चीज़ को गलत वैल्यू करा कि कोई भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूड हो जाए, हम सीधा आर्बिट्राज करके अपना प्रॉफिट कमा लेंगे. बट बिकॉज मार्केट इज अज्यूम्ड टू बी इफेक्टिव, वी विल सी दैट दिस वोंट एक्चुअली हैपन द रियल मार्केट एंड द प्राइसेस आर सेट, द प्राइसेस सेट कि ये पैरिटी इज इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली, इज इंश्योर्ड बाय द efficient forces of the market, and if it is not efficient, then arbitrage will come and make it efficient. So again, thank you so much everyone for having this discussion. I hope you got a better idea now, and अगर कोई भी question या query है, feel free to put in the comments below. I will definitely answer that. And yeah, I hope that we can now build upon options a bit more, that you can go forward with probably the pricing of the option जो कि हमारा binomial option model आएगा and Black-Scholes आएगा. And now that you have framed that particular base, you can go into this particular discussion and have a better understanding of how financial derivatives, especially options, operate in the market. Thank you so much everyone for watching this video.